धन्यवाद शेष जी। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का सहृदय पुनः स्वागत करता हूं। IRC 2023 की श्रृंखला की जो छत्तीसगढ़ इकाई है, इसके प्रथम सत्र डीप डाइव इनटू बिलियन ड्रीम्स, सपनों का समंदर। इस सत्र में ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की ओर से मैं राजीव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत, नंदन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्र से युवा, परिवार, समुदाय से आई हुई दीदी, जनप्रतिनिधि, आप लोगों का मैं विशेष तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुरुआती सत्र में हमने जान लिया कि अगस्त क्रांति सप्ताह में हम प्रत्येक वर्ष इंडिया रूरल कोलोक्यू करते हैं। यह पहली बार हम छत्तीसगढ़ राज्य में रीजनल कोलोक्यू छत्तीसगढ़ शासन, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कर रहे हैं। वर्तमान समय में विभिन्न तरीके के बदलाव देखने में आए हैं, चाहे वो सामाजिक आर्थिक बदलाव हो, तकनीकी बदलाव हो, जलवायु परिवर्तन हो। तमाम तरीके के बदलावों के प्रभाव से ग्रामीण समुदाय में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे समुदाय विकसित हो रहा है, उनकी आकांक्षाएं भी विकसित हो रही हैं, लेकिन वह सही मंच तक, सही फोरम तक, नीति निर्माण करने वालों तक पहुंच नहीं पा रही है। कुछ गैप हो जा रहा है। इस बात को TRI ने भली भांति समझा है और उस खाई को पाटने के लिए सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्वानों का महाकुंभ लगा हुआ है। जितने लोग यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित हैं, हजारों लोग ऑनलाइन आपके सत्र में YouTube चैनल के माध्यम से और अन्य Facebook लाइव आदि के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी वर्चुअल मोड से जुड़े हुए श्रोताओं का, विद्वानों का, स्कॉलर्स का भी अभिनंदन करता हूं और ज़्यादा समय न लेते हुए मंच सज चुका है, इसलिए मंचासीन अतिथियों का मैं आमंत्रित करना प्रारंभ करता हूं और मैं अपने तकनीकी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो परिचय का प्रेजेंटेशन साथ में चलाने का कष्ट करेंगे। परिचय के सत्र में जैसा कि बताया, हम 4 तरीके के लोगों को मंच पर लाए हैं। सबसे पहला युवा, यूथ, दूसरा परिवार, फैमिली, तीसरा समुदाय, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस के लीडर और चौथा जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्था से रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी क्रम में यूथ में सबसे पहले मैं कामरून निशा जी, सुश्री कामरून निशा जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर स्थान लें। आप सुकमा जिले के छिंदगढ़, जिस छिंद के लिए जाना जाता है सुकमा, वहाँ छिंद के ही नाम पे उस जनपद का नाम पड़ा छिंदगढ़। इसी क्रम में मैं छत्तीसगढ़ के वह क्षेत्र जो अभी तक बूझा नहीं गया, उस अबूझ माड़ से आए हुए दिनेश मंडावी जी से आग्रह करता हूं कि वो बुझाने का कष्ट करेंगे, वो लोगों को बताएं कि जिसको बूझ नहीं पा रहे हैं लोग, वो कैसा है अबूझ माड़। तो दिनेश मंडावी जी। इसी क्रम में मैं समुदाय से नेतृत्व कर रही श्रीमती बिंबती नाग जी, आप बहुत ही सक्रिय नेतृत्व का भूमिका क्लस्टर स्तरीय संगठन में निभाती हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अगले कड़ी में
श्रीमती गीता महानंद जी। नेक्स्ट प्लीज। गीता महानंद जी जो 20 लाख रुपए का पुरस्कार बतौर पंचायत प्रतिनिधि अपने पंचायत के लिए जीत चुकी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इसी क्रम में दंतेवाड़ा की सुदूर पंचायत गीदम से, जो सबसे कठिन क्षेत्र में से एक माना जाता है छत्तीसगढ़ में, मैं गीदम से छत्तीसगढ़ से आए हुए अपने दीदी का स्वागत करता हूं। फिर बिंको पुटाई कांकेर से बिंको पुटाई दीदी, मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। बिंको पुटाई दीदी। जेंडर बैलेंस को बनाने के लिए क्रम में श्री अनिल यदु जी, आप पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं कांकेर में अपने ग्राम पंचायत के लिए। अब मैं जोड़े में परिवार को बुलाना चाहूँगा, मिसेस एंड मिस्टर नेगी। आप दोनों को मैं सहृदय मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस नेगी, आप दोनों समाज के लिए, अपने गांव के लिए, पड़ोसियों के लिए, उनके प्रगति के लिए, सर्वांगीण विकास हो सके उसके लिए दोनों ही मिलकर कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। ऐसे परिवार का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अंत में गीदम दंतेवाड़ा से मिसेस एंड मिस्टर नाग, नमिता नाग दीदी और भगत नाग भैया जी, आप दोनों लोगों से भी आमंत्रित करता हूं कि आप दीदी से हमने बात किया कि दीदी आप आना चाहती हैं, तो पता चला आपके परिवार में छोटी बिटिया भी है, आ सकेंगी? तो वो कही नहीं, मैं अपना बात रखने छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करने जरूर इस कार्यक्रम में आऊँगी। और आपका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस सत्र के संचालन के लिए जो 22 वर्षों से भी अधिक समय से सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में परिचय देना थोड़ा कठिन है, जिनके सुझाव भारत सरकार स्तर पे नीतियों में आसानी से मान लिए जाते हैं, ऐसे सामाजिक क्षेत्र में और कुशल प्रशिक्षक ऐसे पुरोधा श्री अमजद खान जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस मंच का संचालन इस प्रकार से करें कि ये हमारा जो छत्तीसगढ़ पूरा बैठा हुआ है, एक छत्तीसगढ़ की प्रतिमूर्ति बैठी हुई है, इस प्रतिमूर्ति को आप सामने जो नीति बनाने वाले सरकार, समाज के पुरोधा और मार्केट के बड़े बड़े प्राइवेट पार्टनरशिप्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जोड़ें, उस गैप को दूर करें। धन्यवाद। अब मैं अमजद जी को मंच हैंडओवर करता हूँ। पकड़ो। थोड़ा और आगे खींचो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और हम जैसे लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक भी है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जिस प्रदेश के पहाड़, नदियाँ, खेत, संस्कृति, रीति रिवाज देश को आकर्षित करते हैं, पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, जहाँ के गांव सही मानों में गांव की परिभाषा के हर शब्द में खरे उतरते हैं, वो पूरा गांव आज हमारे साथ इस मंच पे मौजूद है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस गांव के लिए, छत्तीसगढ़ के इस सुंदर सुगम गांव के प्रतिनिधियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसा कि इस प्रोग्राम की अवधारणा है
कि ज्ञान, अनुभव, विचार, विवेक वक्ताओं से सुनने का मौका मिलता है, लेकिन आज हमारे साथ गांव का ज्ञान भी है, गांव का अनुभव भी है, गांव के सपने भी हैं और गांव की चुनौतियां भी हैं। इन सभी महानुभावों के माध्यम से आज हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांव को नहीं, पूरे देश के गांव को समझेंगे। हम समझेंगे उस सपनों को जो गांव में पलते हैं, हम सब समझेंगे उस ज्ञान को, उस अनुभव को जो गांव से उठते हैं, उभरते हैं, विश्वविद्यालयों तक पहुंचते हैं और फिर वापस हम जैसे लोगों तक मिलते हैं और फिर हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों के साथ आज मैं बैठा हूं। आज के इस कार्यक्रम को 4 हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है और इन 4 हिस्सों में हम 4 विशेष प्रकार के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला, आपके जीवन की जो रेखा है उसके मुख्य घटनाक्रमों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपने अपने जीवन में अभी तक मुख्य 2-3 किन-किन घटनाओं का सामना किया और कैसे उन घटनाओं ने आपके जीवन की दिशा और दशा को बदला है, और वर्तमान में आप किस प्रकार से अपने गांव का, अपने देश का, अपने समाज का सहयोग कर रहे हैं। दूसरे चरण में हम लोग बातचीत करेंगे आपके सपनों के बारे में कि आने वाले समय में आपने अपने लिए क्या सपना देख रखा है। एक युवा होने के नाते छत्तीसगढ़ का युवा कैसे अपना भविष्य देखता है, वो पुरुष है तो कैसे देखता है, महिला है तो कैसे अपना भविष्य देखता है, छत्तीसगढ़ का परिवार अपना भविष्य कैसे देखता है, छत्तीसगढ़ का समुदाय, चाहे वो महिला संकुल के माध्यम से संगठित हो, चाहे वो पंचायत के माध्यम से विकास के कार्य कर रहा हो, वो आने वाले समय में अपने समाज को, अपने समुदाय को कैसे देख रहा है। और तीसरे चरण में हम लोग बात करेंगे उन चुनौतियों की जो आप देख पा रहे हैं। वो क्या क्या चुनौतियां हैं जो आपके सपने के रास्ते में खड़ी दिखाई देती हैं, और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए आपने किस प्रकार की रणनीति सोच रखी है, और उस रणनीति में आपकी मेहनत, आपकी लगन के अलावा आप बाकी लोगों से किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और तीसरे चरण में, चौथे चरण में हम बातचीत करेंगे सहयोग की कि आप किस प्रकार से उन चुनौतियों में सहयोग करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले आपके सामने, चूंकि ये चर्चा का विषय है इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम इस चर्चा को आसानी होगी, इसीलिए मैंने ये 3-4 चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं, और इसलिए कि हम भूले नहीं। तो सबसे पहले, जैसे कि समाज के बीच में हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो हमारी बातचीत में, हमारी परिभाषा में एक छोटा सा आवरण होता है जो हमारी मदद करता है। तो ये मुखौटा मैंने इसीलिए रखा है कि आप इसे अपने हाथ में लेकर आप अपने भूतकाल की उन घटनाओं से हमें मिलाएं जिसने आपको के पर्सोना को, आपकी पर्सनालिटी को बनाने में मदद की है। तो मैं ये आपके हाथ में देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन के कुछ एक दो घटनाओं से हमारा परिचय कराएंगी और हमें बताएंगी कि कैसे उन घटनाओं ने आप पर प्रभाव डाला। और एक बार आप बता लें तो अपने दूसरे साथी को दे दीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कमल निशा। मैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट चिंगा ब्लॉक की निवासी हूँ। मेरी जो सेक्शन है ये MSc फिजिक्स मैंने किया है, मास्टर जगदलपुर से मैंने कंप्लीट किया अपनी, और अभी मैंने अपना रिसेंटली तो मेरी फैमिली, सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरी फैमिली। हम 6 बहनें और मम्मी पापा, ये मेरी फैमिली है, जो कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 6 बेटियों का पालन पोषण करना एक फादर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो भी ऐसा कुछ नहीं कि वो कुछ अच्छे पोस्ट पे हैं। सुबह उठ के 4 बजे उनका जाना, 12 बजे घर वापस आना, और उस पैसे से हमारी जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, हेल्थ है, सारी 6 बेटियों का जिम्मेदारी उठाना, समाज की चीज़ों को सुनना। मतलब मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ,
जहाँ की शिक्षा कि बाहर जाना, पढ़ाई करवाना बहुत अलग चीज़ है कि लोगों को बेटियों को बाहर नहीं भेजना, और वैसे लड़कों को भी नहीं किया जाता था। अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब मैं थी बहुत सारी चुनौतियाँ मेरी लाइफ में, मतलब ये था कि पापा की इनकम उतनी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम 6 बेटियों का पालन पोषण कर सकें। तो मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई जब हम अपने दादी के घर पे थे। मेरे पापा सबसे बड़े बेटे हैं मेरी दादी की फैमिली में। तो जब मेरी मम्मी की 2 बच्ची हुई तो मेरी मम्मी का था कि हो गया, अब मुझे आगे नहीं देखना, बस 2 बच्चे हैं, ठीक है। पर मेरी दादी का कहना था कि मुझे वंश चाहिए, लड़का चाहिए जो कि मेरा वंश चला सके। देन अगर आप ऐसा कुछ करती हैं तो आपको अपने घर से हम अपने घर में नहीं रखेंगे। तो उस चक्कर में जो ये 6 बेटियां बोल सकते हैं हो गई, एक वंश को चलाने के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में हो गई। जिसके बाद कुछ टाइम के बाद दादी ने भी हमको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं पहले यूपी में, पैदाइश मेरी छत्तीसगढ़ की ही है पर हम यूपी में रहते हैं। तो दादी ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया, हमको वहाँ से निकाल दिया, जो कि बहुत बड़ा बेकार हुआ हमारे साथ। उसके बाद यहाँ पे आना, पापा का कमाना, हमारी शिक्षा, जो मेरी पढ़ाई स्कूलिंग जो हुई है गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, जो कि मेरा सपना था कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे एजुकेशन में लूँ। तो मैंने अपने ही ब्लॉक से ही अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। और ऐसे बहुत से फेसेस आए जहाँ पे था कि आपको समाज आगे बढ़ने नहीं देता, कि बेटी है, पढ़ाई हो गई, आगे क्या, शादी, बस। आपको आगे बाहर जाके पढ़ना है, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी फैमिली को, अपना फैमिली का सपोर्ट होना, फैमिली को मनाना कि बाहर, मतलब लोग सोचते बाहर जाना बेटियों का गलत है, चीज़ें लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी। तो वो सबको फेस करते हुए, जो कि मेरी मम्मी का सपना था वो खुद पढ़े, जो कि नहीं पढ़ पाई, वो हमें देखना चाहती थी कि वो हमारी बेटियां उस मुकाम पे पहुँचे और पढ़ाई करें, जो कि आज मैंने किया भी। मैंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। मम्मी का जो सपना था पढ़ाई करूं, और जो कि मैंने आज अपना कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। धन्यवाद कामरून जी, आपने अपना जीवनी बताया। मेरा नाम दिनेश मंडावी है, मैं अबूझमाड़ से हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं, अबूझमाड़ जो है ऐसा जगह है जहाँ पे पहाड़ हैं और जंगल ही जंगल है। तो मैं अपना बताना चाहूँगा सबसे पहले बचपना और मेरे दादाजी के ज़माने से। तो वहाँ पे उस ज़माने में जो है रोड नहीं थे, और वहाँ हमारे जो दादाजी और दादा और पिता सबका जो कल्चर था वो झूम खेती था, जो एक जगह से लेकर 2 साल एक जगह खेती किए, फिर तीसरे साल दूसरे खेती किए, ऐसे करके वो ज़िंदगी बिताते। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अन्न जो है ज़्यादा एकत्रित करके ना रखते थे, और जो वनोपज का एकत्रण कर बहुत बार आती थी, देखा मैं भी। सवेरे 3 बजे उठी, चावल बनाई, उसके बाद फिर बोझा लेके जो है 20 किलोमीटर पैदल बाजार लेके आती, बेच के फिर रात के 8 बजे तक वो घर वापस जाती थी। इस तरीके से हमारा भी वहाँ पालन पोषण हुआ, और 1 से 5 साल की उम्र तक मैं घर में रहा। तो वहाँ का जीवन हमने उनके साथ जिया। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम गांव में जो है जैसे शिकार करने जाते, इस तरीके से जाते, और वहाँ पे जो है शिक्षा का व्यवस्था नहीं था। लेकिन उसी समय में जो है स्वामी आत्मानंद महाराज जो स्वामी जी हैं, उन्होंने अबूझमाड़ में जो है स्कूल खोले थे। तो वहाँ हमको भेज दिया गया कि स्कूल खुला हुआ है, आपने वहाँ पढ़ने चाहिए। तो वहाँ मन नहीं लगता था, कारण हम बचपन से शिकार खेलने जाते, हॉस्टल में रख दिया गया है, फिर भाग के आ जाते। इस तरीके से जो है हम पढ़ाई में कम ध्यान देते। लेकिन जैसे तैसे करके पढ़ाई हमने कंप्लीट की। गांव के स्कूल में 8 तक के पढ़ाई की। उसके बाद जो है हमने उनका जो हेडक्वार्टर है नारायणपुर, वहाँ आ गए।
वहाँ भी हमने 9वीं 10वीं जैसे तैसे किया। और वहाँ पे जो है रामकृष्ण मिशन संस्था में एक बहुत अच्छी सुविधा है, तो अपने संस्था में बहुत अच्छी बागवानी करती है, वहाँ पे हमको सिखाया जाता है बागवानी। तो बागवानी करती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली फल फूल के पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं और बहुत सारे बदमाशी कर देते। बदमाशी में कुछ नहीं, फल तोड़ के खाना, प्लानिंग करना कि आज किस जगह का फल अच्छा मीठा है, कौन सा पेड़ कौन अच्छा चढ़ने जाता है, ये सारे प्लानिंग हम बहुत करते थे। लेकिन किसी प्रशासन को पता नहीं चलना चाहिए, स्कूल प्रशासन को, ये हम लोग ध्यान रखते थे। किसी दिन हम पकड़ा गए, हमको यहाँ तक कि नौबत आ गई कि स्कूल से निकाला जाए ऐसे बच्चों को। तो वहाँ पे हमारे एक प्राचार्य महाराज थे, स्वामी सर्वहितानंद करके, जो भिलाई से थे, अभी वो नहीं रहे। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, जो गैंग हम पकड़ाए थे। उन्होंने कहा था कि तुम जो ये तुम्हारे पास जो भी जितने पावर हैं वो नकारात्मक दृष्टि पे मत लगाइए, उसको आप जो है अच्छा नेतृत्व करने में लगाइए। इसलिए जो है जब भी कोई प्रोग्राम होता, जो हम लोग पकड़ाए थे उनको ऐसे ऐसे जिम्मेदारी देते कि ये जो बच्चे हैं जो गलत काम बहुत ज़्यादा करते हैं वो अच्छा काम करें। जैसे रिपोर्टिंग कर रहा हो, सबसे पहले वो बच जाएगा जो बदमाशी में पकड़ाया था। इस तरीके से हमको नेतृत्व करने का जिम्मेदारी उस समय से दिया था। तो अभी उस समय से लेकर जो भी जिम्मेदारी हमको देते थे तो हम लोग नेतृत्व करने में आगे नहीं बढ़ते थे। जब कभी पूछा जाता इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो सबसे पहले अपना हाथ में जाता था, क्यों आदत पड़ गई। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा हमको सिखाया कि कभी भी कुछ भी गलत करते हैं वो बंदा अगर नेतृत्व करेगा तो बहुत अच्छा ही करेगा, सकारात्मक ही कोई न कोई काम करेगा। तो जब भी कोई हमको नेतृत्व का यानी कि पक्ष में कोई बोलता है तो सबसे पहले हाथ उठता। इस तरीके से जो है हमने ग्रेजुएशन में भी पूरे क्लास, जैसे BS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी क्लास लीडर रहे। उसके MSc में गया, वहाँ भी हमने क्लास लीडर ही किया। हाँ, तो इस तरीके से जो है हमको लीडरशिप तो आ ही गया, और साथ ही साथ जो पढ़ने में मन नहीं था बचपन में वो भी हमको पढ़ा। तो फिर घर में कभी तो कोई पढ़ा अच्छा से नहीं था तो हमको आगे पढ़ाने का नहीं सोचे, लेकिन ये जो लीडरशिप और फिर नेतृत्व करने के चक्कर में हम जो है पढ़ाई करने के लिए रामकृष्ण मिशन की जो झारखंड में एक ब्रांच है विवेकानंद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर और रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में BSc ग्रेजुएट किया। उसके बाद जो है जगदलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय से हमने रूरल टेक्नोलॉजी का डिग्री लिया। उसके बाद जो है CGSRLM में एज ए YP प्रभारी DPM के रूप में 5 साल तक जो है मैंने जिला बीजापुर में रहकर बहुत अच्छे काम किया। और अभी वर्तमान में गांव में ही हूँ। जो भी कोई समस्या होता है तो फिर हमारे गांव के जो भी पढ़े लिखे नहीं है वो लोग हमसे पूछता है कि इसको कैसे करना है, तो उनका भी हम सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ अभी नारायणपुर में CGSRLM में कोई स्टाफ नहीं है तो फिर वहाँ भी जो भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें हमको सपोर्ट के रूप में बुलाते हैं, तो हम वहाँ जाके बराबर सहयोग करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जय बिहान। मैं दंतेवाड़ा जिला से आई हूँ। मेरा नाम बिम्बती नाग है और मैं ग्राम पंचायत बालपेट की हूँ। मैं समूह में जुड़ने से पहले मेरा स्थिति क्या था, उसके बाद समूह में जुड़ने के बाद में क्या हुआ है, वो सारा जानकारी और सारा चीज़ आप लोगों को आधा बताऊंगी, CLF का फिर बाकी बात में बताऊंगी, ठीक है। मैं समूह में जुड़ने से पहले सबसे पहले तो घर की महिला थी। घर से बाहर नहीं निकलती थी। घर में खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, घर के बच्चे उच्चे को देखना, स्कूल भेजना, वही सब काम करती थी। उसके पश्चात फिर जो हस्बैंड कमा के लाते थे उससे तो घर का यानी कि रहन सहन खान पान में चेंजेस नहीं हुआ था। तो मैं ये सोची कि जैसा पंचायत भवन वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे एक बाउंड्री बना रहा था सरपंच। तो उस जगह मैं सोची कि मेरी सासू माँ को बोली बच्चे को आप संभाल लो, मैं बाउंड्री बन रहा है तो वहाँ पे मैं चले जाती हूँ काम में बोल के। तो वहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन तक मैं काम करने गई थी। तो RCT होता है दंतेवाड़ा में, RCT है, वहाँ पे सिलाई का प्रशिक्षण चल रहा था। तो वहाँ पे सर लोग हैं यानी कि गाँव मन में प्रचार प्रसार करने घूमते हैं। तो वहाँ से ना फिर वहाँ जैसा हम लोगों को भीड़ देखे काम करने का, तो वहाँ आए और बोले कि लेडीज़ों का सिलाई का प्रशिक्षण हो रहा है
तो आप लोग ना इसमें से कोई इच्छुक हैं तो आके सिलाई का प्रशिक्षण ले सकते हो, 1.5 महीना का है बोल के बोले। तो हम लोग बोले ठीक है सर, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन आने जाने का सुविधा नहीं है हमको बोले। तो सर लोग बोले आप लोग को काम करने का इच्छुक है तो आप लोग किसी भी तरीके से आ सकते हो, या आप लोगों को काम करने का इच्छुक नहीं है तो आप लोग नहीं आ सकते हो बोले। तो फिर हम लोग बोले क्या से, यानी कि 3-4 दीदी मिल के बोले आना जाना हम लोग कैसा करेंगे, सुबह 9 बजे बुलाए हैं, 10 बजे क्लास अटेंड करना है, फिर 5 बजे छुट्टी होगा, 7 किलोमीटर दूर कैसा आना जाना करेंगे बोल के। ऐसा हम लोग गरीबी स्थिति में थे कि हमारे पास साइकिल भी नहीं था और हम लोग को देखने से लोग, कोई गाड़ी वाले आना जाना करने से कोई लिफ्ट देने को भी तैयार नहीं रहते थे। तो उसके बाद में फिर जो सरपंच था काम करवा रहा था, तो उसको बोले हम लोग कि ना हम लोग 3-4 दीदी मिलके सिलाई करने जाना चाहते हैं, तो आप हम लोग को कुछ हेल्प करोगे क्या बोलने से सरपंच बोला वहाँ जाने से आप लोग को क्या मिलेगा, सिलाई सीखोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे काम करोगे तो 1 दिन का 150 रुपये रोज ही मिलेगा, तो आप लोग का घर चलेगा बोले। तो हम लोग बोले काम तो करवा रहे हो सरपंच, लेकिन ना काम 15 या 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना करवाओगे, जब हम सिलाई सीखेंगे तो हमारे हमेशा के लिए हमको काम आएगा, ऐसा बोल के बोले। तो सरपंच बोला अब तुम लोग का मर्जी है, तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो नहीं जाओ। हम 4 दीदी मिल के बोले हम पैदल भी आना जाना करेंगे लेकिन सिलाई सीख के ही रहेंगे, हमारा सिद्धांत ये था। तो हम कैसा करते थे, सवेरे 5 बजे से उठ के खाना उना बना लेते थे सब दीदी। हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं था उतना समय, बस इतना समय जाना है और इतना समय वापस आना है, यहाँ मिलना है बोल करके बस बात ही चल जाता था हम लोग से। उसके बाद में फिर हम लोग 9 बजे वहाँ 10 बजे पहुँचने का था, तो हम लोग 8:30 बजे पैदल निकल जाते थे। तो वहाँ पे हम लोग 9:45 या फिर 9:30 बजे तक पहुँच जाते थे। तो 45 दिन का फिर सिलाई प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद में फिर उधर से हम लोग को ना फिर आरसीटी की तरफ से हम लोग को एक मशीन भी दिया गया। फिर मशीन देने के बाद सर लोग बोले आप लोगों को खाता खोलना पड़ेगा बोल के। तो हम लोग बोले सर हम लोग को खाता खोलने का तरीका मालूम ही नहीं है और खाता खोलने के लिए हम लोग को 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है बोले। तो सर लोग बोले कि आप लोगों को बिना बैलेंस, बिना 1 रुपये का हम लोग खाता खुलवा देंगे बोले। तो हम लोग बोले सर जाने से तो वहाँ हम लोग को पैसा मांगते हैं, आप लोग को कैसा बिना पैसा का खाता खोल देंगे। तो सर लोग बोले कि हम लोग ना करके दिखा देंगे बोल के। तो हम लोग बोले ठीक है सर। हम लोग उतना समय हम लोग का ये स्थिति था कि ना कोई सर को देखने से भी ना हम लोग कैसा बात करेंगे, हम लोग को सर लोग को देखने से डर लगता था। कोई सर आके बात कर रहे हैं, कोई मैडम आके बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते थे कि नहीं इन लोग ना हम लोग को फालतू बात मन बताते रहते हैं, कुछ काम धाम देते नहीं है, कुछ नहीं है, हम इन लोग का बात नहीं सुनेंगे। यानी कि मेरा स्थिति मैं वैसी सोचती थी। उसके बाद में फिर जब सिलाई सीखी, सिलाई सीखने के बाद में फिर आना ही जाना हम लोग करते थे पैदल। 5 बजे छुट्टी होता था तो 6:30 बजे घर पहुंचते थे, फिर खाना सब्जी बनाते थे, फिर रात को सो जाते थे, फिर सवेरे उठ के फिर वही आना ही जाना करते थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर 4 दीदी हम लोग तो ट्रेनिंग ले चुके थे। हम बोले कि एक समूह बनाएंगे, तो समूह में तो 10 लोगों की ज़रूरत रहती है। तो हम 4 दीदी बोले कि ठीक है हम 4 लोग हैं और 6 दीदी जुगाड़ करते हैं। उन लोग सिलाई नहीं सीखे थे, फिर भी वो दीदी लोग को हम लोग इतना समझाए आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ोगे तो हम लोग सिलाई सीखे हैं, लेकिन आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो हम लोग एक समूह बनाए। समूह बनाने के बाद में फिर ना हम लोग बीओ और बीआरसी ऑफिस में कपड़ा लेने गए। तो सर लोग बोलते हैं कि आप लोग को क्या क्या पता है सिलाई करने का, आप लोग क्या जानते हो बोलने से सर हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, हम लोग को कपड़ा की ज़रूरत है, हम लोग हॉस्टल और स्कूलों कपड़ा सिलाई करेंगे बोल के बोले।
तो बोलते हैं कि नहीं तुम लोग गांव वाले हो, चले जाओ, हम लोग तुम लोग को कपड़ा नहीं देंगे बोलते हैं। फिर हम लोग ये प्लान किए कि कलेक्टर सर से जाके मिलेंगे। कलेक्टर सर से जाके जब मिले तो फिर बोले कि ठीक है अब हम कपड़ा देंगे। वैसी रियल में वैसी होता है सर, मेरे साथ खुद हुआ है। उसके बाद में फिर कपड़ा देने के बाद जब हम कपड़ा छोड़ने जाते थे तो पैसा के लिए 3-4 महीना घुमाते थे। जब फिर हम कलेक्टर सर के पास जाते थे, सर 1 महीना में पैसा मिलने का था तो कैसा 3-4 महीना में हो रहा है। बीआरसी सर को फिर सर गाली देते थे कि क्यों नहीं दे रहे हो बोल करके। तो क्या होता था उसके बाद बीआरसी सर बोलते थे छोटा छोटा बात में कलेक्टर सर से जाके बात करते हो, हमारे साथ बात क्यों नहीं करते हो। सर आप हमको जब धमकी दे के बात कर सकते हो तो हम आपको धमकी क्यों ना दिलाएं, ऐसी बोल के बोली मैं खुद बोली। सही बात है सर, जब अगला वाला इंसान जब हमको धमकी दे के बात करता है तो उनको भी धमकी दे के बात करने वाले कोई है ना, सही है कि नहीं, वो तो बात सही है ना सर। हाँ, तो उसके बाद में फिर सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग ना मैं सिलाई जब सीखी तो 360 रुपए का सिलाई की थी। 360 रुपए का सिलाई की थी तो अपने हस्बैंड बोले तू रो क्यों रही है, इतना मेहनत कर रही है, रो क्यों रही है, अगले महीना देखना इससे ज़्यादा कमाएगी बोले। फिर मैं उसके बाद दूसरा महीना जब सिलाई की ना 8,760 रुपए का सिलाई की थी। हाँ, उसके बाद तीसरे महीना फिर ना 16,000 पार कर डाली। 16,000 पार कर डाली, वो भी 16,000 इसलिए कि ना मैं रात को 10 बजे तक सिलाई करती थी। खाना उना बनाने के बाद भी रात को 10 बजे तक सिलाई करती थी। बस ऐसी खाली थोड़ा थोड़ा सिलाई मार के रख देती थी, फिर दीदी लोग के साथ जा कर के ना फिर पूरा कंप्लीट करती थी पेंट और शर्ट को, वैसी करती थी। 2 मशीन मेरे पास था। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे कलेक्टर सर और हमारे यहाँ शिरीष कल्याणी सर है ना, वो हमारे बहुत सपोर्ट किए। वो हमारे बहुत सपोर्ट किए। कैसा में बोलने से फिर हम लोग को वारंगल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह हम लोग को विजिट करवाने लेके गए थे ना, तो सर लोग बोले जाना चाहते हो कि नहीं। मेरा छोटा सा बच्चा था 3.5 साल का, तो मैं बोली सर मैं जाना चाहती हूँ बोली। तो सर लोग बोले, सर शिरीष सर बोले कि ना दीदी आपका छोटा बच्चा है, आप कैसा जाके झेलोगे। तो मैं बोली सर जाऊंगी और देख के आऊंगी बस बोली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जाने से मेरे को और ज़्यादा बहुत सीख मिला। समूह का बैठक कैसा करवाना है, ग्राम संगठन में कैसा जुड़ना है, सीएलएफ में कैसा जुड़ना है, ब्लॉक कैसा बनता है, डीएलएफ कैसा बनता है, वो सारा चीज़ मेरे को जानकारी। वारंगल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश गई थी तो मेरे को बहुत सारा जानकारी मिला है। और सर लोगों के बदौलत से अभी मैं बहुत सारा सीख भी चुकी हूँ, मेरा घर भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद में फिर आगे बताऊंगी। हेलो, आप सभी सम्मानीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण को धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। राजीव सर, आपका धन्यवाद, आपने मंच प्रदान किया अपने गांव के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए। एलिस मैम, मंजीत मैम, दोबारा देखकर खुशी हुई, थैंक यू। आगे मैं बोलूँगी। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद घर में थी तो थोड़ा सा लगता था कहीं बाहर निकलें, क्योंकि शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी मैं। तो शादी के बाद भी बच्चा हो गया, उसके बाद 3-4 साल बाद एक स्कूल में पढ़ा रही थी। उसी बीच में ये चुनाव का आया, तो मेरे हस्बैंड का गांव में व्यवहार बहुत अच्छा था, तो गांव वालों ने सामने से कहा कि आप चुनाव पे खड़ी हुई। और 2020 से मैं निर्वाचित होकर सरपंच के पद पर आई हूँ। आने के बाद जस्ट सामने था, मेरे को SBM में पुरस्कार राशि के लिए फॉर्म भरने के लिए दिया गया था। तो मैंने पहले गांव को एक नज़र में टैली किया कि कहाँ क्या काम करना है। सारी चीज़ें से तो पहले से ही थी, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय थी लेकिन सफाई नहीं था,
दरवाजे थी लेकिन कुंडियाँ नहीं थी, तो वो सभी को मैंने मरम्मत करवाया है, साफ़ सफाई करवाया, स्वच्छाग्रही दीदियों को तैयार किया है। और 6-7 महीने के काम के बाद राज्य की टीम जब निरीक्षण के लिए आई तो हम लोग सेलेक्ट हुए और राज्य सरकार से हमको 20 लाख की पुरस्कार राशि भी मेरे गांव पंचायत को मिली है। अब थैंक यू। उस राशि का आगे खर्च कैसे करना है, इसके लिए जो गांव में निगरानी समिति थी जिनकी सहायता से ये पुरस्कार राशि ग्राम पंचायत को मिली थी, एक कार्य योजना बना के उस पर हमने आगे काम करना शुरू किया। गांव में जहाँ जहाँ स्वच्छता ऊपर कमी थी उस पर हमने काम किया है। और इसी कड़ी में हम जो प्लास्टिक प्रतिबंधित करना था, जो कि स्वच्छता का स्वच्छता दूर करने का एक कारण भी था, उसके लिए स्टील बर्तन की स्थापना की। स्वच्छता और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं गांव में और सार्वजनिक स्थानों पे डस्टबिन वितरित किए हैं। स्टील बर्तन जो है गांव वालों को सामाजिक धार्मिक आयोजनों पे निःशुल्क हम उसका वितरण करते हैं। और सफाई टैक्स ग्राम पंचायत में लगाए हैं, जिससे कि स्वच्छाग्रही दीदी जो प्रतिदिन कचरा कलेक्शन का काम करती हैं उनको उसी से पेमेंट किया जाता है। तो ये मेरा स्टार्टिंग का काम था। आगे की कहानी सेकंड पैरा में। जी थैंक यू। धन्यवाद दीदी बोलने के लिए। आप सभी को मेरा जय बिहान। मेरा नाम श्रीमती दीपक पुटाई है और मैं कांकेर जिला के एक छोटे से ग्राम चनेली में मेरा जन्म हुआ है। और मैं मेरे परिवार में 7 बहन हैं, 1 भाई। और गरीब परिवार में पैदा होने के कारण मेरे माता पिता मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते थे और मैं पढ़ने की इच्छुक थी, तो मैं दूसरे के यहाँ रह कर पढ़ी हूँ। जो टीचर था वो मेरे को पढ़ाया और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद गांव में तो स्कूल नहीं था, तो मैं पढ़ने की इच्छुक थी कि मैं कहाँ जाऊँ करके रो रही थी कि मेरे को मेरे बुआ के यहाँ जाना पड़ा। और मेरे बुआ के यहाँ मैं 9वीं 10वीं पास की। उसके बाद फिर गांव में वापस आ गई। वापस गांव में आने के बाद फिर पढ़ना चाहती थी और पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं था, तो मैं 10 किलोमीटर दूर साइकिल में पढ़ने के लिए जाती थी। ऐसे तैसे करके मैं 11वीं 12वीं पढ़ाई की। उसके बाद मेरे माँ बाप मेरे शादी कर दिए। शादी करने के बाद मैं ससुराल आ गई धनेली कन्हार। धनेली कन्हार में शादी होकर आ गई, बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया तो घर में कुछ खट्टा पिट्टा होने के कारण हम बंटवारा हो गए। परिवार बंटवारा होने के बाद हमारी स्थिति फिर बिगड़ गई। ये स्थिति बिगड़ने के बाद हम अब क्या करेंगे करके दोनों पति पत्नी हम लोग राजमिस्त्री में जुड़ गए। राजमिस्त्री में जुड़ गए और मेरे पति का नशा में आदत पड़ गया। जब स्थिति बिगड़ गई तो तब ऐसे करके सन 17 में बिहान आया तो उस बिहान में मैं जुड़ी और बिहान से कुछ पैसा लेकर मेरे पति को मैं राजमिस्त्री में जोड़ा और वहाँ से पैसा लेकर कुछ सेंट्रिक सामान खरीदे और सेंट्रिक सामान खरीद कर मेरा पति एक ठेकेदार बन गया। ठेकेदार बनने के बाद मेरे बच्चे को अच्छा शिक्षा दिए और मैं बिहान में ग्राम संगठन की अध्यक्ष बन गई। और 2019 में मैं क्लस्टर की भी अध्यक्ष हूँ और मेरे क्लस्टर के अंतर्गत 3911 दीदी हैं, उनको मैं देख रही हूँ और मेरा अभी जीवन अच्छा चल रहा है। मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा लड़का इसी साल इंजीनियर में वहाँ हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग में भी गया है। दीदी आपके पति के परिवार में हाँ बताओ ऐसा नंबर कर रहे थे सर। और मैं जब से क्लस्टर में अध्यक्ष बन गई तब से मेरे पति का नशा मुक्त हो गया, जो कुछ भी नशा नहीं करता है। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ प्यार आपको जो आपने मुझे मंच दिए। मैं कांकेर ब्लॉक के ग्राम गोपालपुर से हूँ, अनिल कुमार यदू। मेरी पढ़ाई स्कूल लाइफ से मैं देखे आ रहा था कि मेरे गांव की जो सरकार है ग्राम पंचायत, वो कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई थी। 2005 से जब से पंचायती राज आई, एक ही परिवार के लोग उस पर काबिज थे और वो कुछ लोगों तक ही शासन की जो योजना है वो कुछ लोगों तक ही पहुंचा पा रहे थे। तो मेरी सोच ये थी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं सोचा
कि क्यों ना हम युवा साथी सब मिल के कुछ बदलाव करें। मैंने सभी से बात की, अपने साथियों से बात की, अपने जान पहचान वालों से बात की और पंचायत में आने का विचार किया, ताकि हम पंचायत में आके शासन की जो मूलभूत योजना है उसको हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। इसलिए मैं 2020 में ग्राम पंचायत में निर्विरोध उप सरपंच का दायित्व मिला मुझे, और अब तक शासन की जितनी भी योजना है उसको हम सबकी सहयोग से ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी शासन से जो भी योजना आएगी हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सुंदर सिंह देवी। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हूँ और मैं सुकमा जिला के छिंदगढ़ ग्राम से आया हूँ। मेरा संघर्ष है या मेरा संघर्ष नहीं, मेरे पिताजी का संघर्ष। मैं आज शिक्षक हूँ। मुझे शिक्षक बनाने में जो मुख्य भूमिका है मेरे माता पिता का। मेरे माता पिता निरक्षर हैं और मेरे पिताजी दूसरे गांव से हैं। करीब 12-15 साल की उम्र में वो घर जमाई बन करके छिंदगढ़ आए और मेरे नाना जी थे विधायक 1971 से 75 के बीच में। उनके घर में घर जमाई बन के आए और एक तरह से मैं कहूँगा हम लोग शून्य में थे, कुछ भी नहीं था। गांव में कुछ संपत्ति थी, पिताजी लखनऊ गए। 15 साल की उम्र क्या होती है, वो संघर्ष करते रहे। उनके यहाँ तो एक तरह से बाल मजदूर बन के आए और पूरा अपना सारा जीवन नाना जी के खेती में ही गुजारे। फिर शादी हुई उनकी और हम इस दुनिया में आए। हम हैं 4 भाई और 1 बहन। हमारे पिताजी माताजी दोनों निरक्षर हैं। वे अभी भी बताते हैं, मेरी माताजी नहीं है, पिताजी हैं, अभी भी बताते हैं कि बेटा तुम लोगों को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा। तो हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। दिन भर तो खेत में काम करके जब रात को अपने डेरे में जाते थे माँ और पिताजी, तो दोनों बात करते थे कि बच्चों को भविष्य में अच्छी जिंदगी देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और क्या करना है हमको। हम तो एक तरह से दूसरे के घर में पल रहे हैं, दूसरे के अन्न खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ तो था नहीं, बस काम ही काम था। माली हालत एक घर जमाई व्यक्ति का क्या माली हालत होगा और होता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में नाना जी का कहना था कि मेरे पास संपत्ति बहुत है, उसी को कमाएंगे ये बच्चे। लेकिन हमारे निरक्षर माँ बाप ऐसा स्वीकार नहीं किया और हम लोगों को स्कूल भेजे, पढ़ाए और हम 5 भाई बहन पढ़ लिए और आज की स्थिति में हैं। हम सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं। 2-3 भाई हम शिक्षक हैं और एक सबसे छोटा भाई है, वो
वेटनरियन है डॉक्टर, और बहन भी शिक्षक है। तो इतना संघर्ष करते हैं कि आज हम शिक्षक हैं तो रसोई माता पिता की देन है। अगर उस समय वे फैसला नहीं करते, नहीं पढ़ाते हमको, तो हम आज इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। तो ये जो आपका संघर्ष परिवार के संघर्ष के बाद आप पहुंचे, और ये आपके माता पिता के परिश्रम हैं कि आज आप चारों भाई और इस स्थिति में। मैं मैडम से इनके परिवार के बारे में अगर कुछ बताना चाहूँ आवाज आ रहा है कि नहीं? सभी को मेरा नमस्कार। आज इस मंच में बैठे हुए मेरे माननीय सभी अतिथिगण और माननीय बिहान की योजना से और टीआरएफ के समस्त लोगों को मेरा नमस्कार, और समस्त भाई बहनों को, और जो बहनें मेरी सुदूर क्षेत्र से आए हुए। आज मैं सुकमा जिले से हूँ और छिंदगढ़ ग्राम पंचायत से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फैमिली में आई, कि मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं आज उस फैमिली में पढ़ पाऊँगी। मैं अपने घर से जब मैके से आई तो मैं 10th फेल थी, सप्लीमेंट्री आई थी। मेरे पापा की स्थिति बहुत ही गरीबी स्थिति थी। पापा मेरे प्यून थे और पापा हमारे पूरे फैमिली एक साथ रहती थे। मेरी बुआ की फैमिली और मेरी मदर, हम लोग सब एक साथ थे, बहुत भाई बहन थे। अब मेरे भाई थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हो जाने के कारण मेरी पढ़ाई में ब्रेक लग गई। फिर मेरी शादी नेगी फैमिली में हुई, लेकिन नेगी फैमिली इतनी अच्छी फैमिली, मैं शायद मैं 7 जन्म भी करूं तो मुझे ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी। मैं कामना करूंगी कि ऐसी फैमिली मुझे हमेशा मिले। जब मैं आई उस फैमिली में तो मुझे मेरे ससुर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, मेरी सासू माँ ने भी। कभी मुझे बहू के रूप में नहीं देखा, बेटी के रूप में देखा। और जब मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी उम्र तो हो गई थी, मैं 19-20 साल की थी, फिर भी मुझे पढ़ाई की बहुत इच्छुक थी। फिर मैंने पढ़ाई की मांग की तो उन्होंने बोला ठीक है आप पढ़ोगी तो कैसे करोगी? तो मैं बोली घर का भी काम करूँगी। सरकार ने ओपन स्तर पे इस स्कूल खुला था तो मैं ओपन के जरिए 10th 12th पास की मैडम। फिर मैं उसके बाद ग्रेजुएशन भी की। आज मेरा परिवार, हम सब संयुक्त परिवार हैं, एक साथ रहते हैं। जो 4-5 भाई हैं हम लोग सब एक साथ। ये सब हमारी फैमिली की संस्कार हैं। हमारे जो ससुर और हमारे सासू माँ हैं हमें बहुत अच्छा संस्कार दिए। आज हमारे बीच में हमारी सासू माँ तो नहीं है, फिर भी हमारे ससुर जी हैं। कभी हमें अपने ससुर के रूप में नहीं, हमें अपने पिता के रूप में देखा। कभी भी वो हमसे चर्चा करते हैं तो फेस टू फेस बात करके बात करते हैं हमसे, और हर एक समस्याओं को और हर समाधान को हमें अच्छी तरीके से समझाते हैं। वो शिक्षित तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे टैकल से परिवार को, आज संयुक्त परिवार को लेके चल रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं शादी होके आई तो मुझे वहाँ चुनाव, जब महिला सरपंच, पहली महिला सरपंच ग्राम पंचायत में आया तो बोले कि सरपंच कौन बनेगा? तो वहाँ के जो गणमान्य नागरिक थे, माननीय स्वर्गीय दुल्लू सिंह, बाजी मामा जी हमारे, ये सब उन्होंने हमारे ससुर को बुला के बोले कि नेगी जी, हमको आपके परिवार में एक अच्छी और व्यवहारिक लड़की और आपकी बहू लग रही है। आप क्या उन्हें चुनाव के लिए आगे लाएंगे, गांव के प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे लाएंगे? तो मेरे ससुर ने बेझिझक कहा हाँ बिल्कुल, मेरी बहू इस काम को कर सकती है। और मैं 2004-5 के बीच में सरपंच बनी और मैंने नेतृत्व अपने ग्राम को संभाला। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं ये शहर से आके गांव को कैसे चलाऊं, क्योंकि मुझे भाषा बोली में थोड़ी सी परेशानियां थी, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी ही महिला हूं। तो मुझे थोड़ा सा हल्बी बोलने में, क्योंकि मैं शहरों में थी तो मुझे हल्बी बोलने में थोड़ा परेशानी होता था। फिर भी मैं पूरी प्रयास और कोशिश से आदिवासी बोली में लोगों के बीच में जनसंपर्क करना, लोगों के बीच में बैठना, इससे मुझे बहुत ही प्यार और मोहब्बत मिला लोगों का, गाँव का। और मेरा एक सपना था सर कि मैं अपने गाँव को एक अच्छा गाँव बनाऊं, खासकर महिलाओं को। तो मैं खासकर उन महिलाओं को बीच में बैठती थी जो अशिक्षित महिलाएं थी, जो गरीब परिवार की महिला थी। मैं उनके पास जाती थी जब मुझे समय मिलता था परिवार से, पंचायत से। जब मैं पंचायत के लिए निकलती थी तो मैं
पूरे मोहल्ले में पैदल ही घूम के ही करती थी और उनसे मिलती थी। फिर मैं महिलाओं का संगठन बनाया 2004 में। उस समय तो बिहान योजनाएं नहीं थी सर। हम महिलाओं ने समूह एकत्रित किया, 20 रुपए से हमने चालू किया था सर। महिलाओं को 20 रुपए से खाता खुलवा के चालू करवा के मैडम मैंने कम से कम 40-50 महिलाओं का 1-1, 10-10 महिलाओं का समूह बनाया। फिर उन महिलाओं को स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन चलते हैं सर, उस MDM जो मैं उसमें महिलाओं को मैडम सक्रिय करके उस महिलाओं को वहाँ में मैंने काम दिलाया। इसमें मेरे परिवार का मुझे बहुत सहयोग मिला कि इन्हें गाँवों में कैसा काम करना है, गाँवों के लोगों से कैसे मिलना, ये व्यवहार और संस्कार मुझे अपने परिवार से मिला। और मेरा एक सपना है सर कि मेरा एक गांव एक अच्छा गांव हो और एक शिक्षित और जागरूक गांव हो। जी ओके सर, धन्यवाद सर। आप अपने परिवार से संबंधित आज के कार्यक्रम में जितने भी उपस्थिति हो, मेरे तरफ से सभी को जय बिहान। मेरा नाम श्रीमती नमिता नाग है। मैं ग्राम पंचायत बड़े सुरो की आश्रित गांव सियानार में रहने वाली हूं, एक छोटा सा गांव में, और मेरा ब्लॉक है गिदम, जिला दंतेवाड़ा। बिहान में जुड़ के पहले बहुत गरीब स्थिति में थी, अभी मेरा आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आया है। गांव में सक्रिय महिला के पद में काम करती हूं। 2017 में जुड़ के 10 से 15 दीदियों को समूह में जोड़ के 10 रुपया से 20 रुपया साप्ताहिक बचत करवाती हूँ। और समूह से ग्राम संगठन है, समूह से एक ग्राम संगठन होता है, वहाँ की मैं अध्यक्ष हूँ और क्लस्टर संगठन की भी अध्यक्ष हूँ। और बिहान में जुड़ के ऋण लेके हम लोग समूह से 4 लाख रुपया ऋण लेके, मैं व्यक्तिगत समूह से ऋण लेके अभी ईंट निर्माण, सब्जी उत्पाद करके साल में मेरा घर परिवार का पूरा वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर आय हो रहा है। बहुत खुश हूँ मैं। बिहान में जुड़ के यहाँ तक आज मैं कभी नहीं आई थी, रायपुर में पहुँच गई, इसके लिए भी बहुत खुश हूँ। और हमारे जिला ब्लॉक से भेजे हैं वो सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार एवं मेरे बिहान में जुड़े हुए सभी महिला दीदियों को मेरे तरफ से जय बिहान। मेरा नाम भगत नाग है। मैं ग्राम पंचायत बड़े सुरो की ग्राम सियानार से हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार में से हूँ। जितना यहाँ पर आज इन लोगों ने बताया उनमें से भी मैं 0 तरह का गरीब में से हूँ, एकदम अंत्योदय परिवार से हूँ। जो चीज़ को मैं बताती हूँ मेरे को थोड़ा सा आप बोलते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे पिताजी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ 1-2 एकड़ के ज़मीन के ही स्वामी थे और उसको भी वो खुद से नहीं कमा पाते थे। उस खेती को दूसरे को गिरोह में दे कर के उसमें से जो कमाता था वो इनको एक हिस्सा दे कर के वो 3/3 हिस्सा अपना रख लेता था और 1/3 इसको देता था। उसी से हम लोग का परिवार को पालते थे मेरे पिताजी। और उस गरीब स्थिति के कारण हम लोग का शिक्षा भी नहीं करवा पाए हो। मैं जब 5वीं पास किया तब उन्होंने कहा बेटा आप पढ़ाई मत करो, कुछ काम करो, मजदूरी करो, तब हम लोग इतने परिवार जिएंगे करके बोला। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई भी करूँगा और छुट्टी के दिनों में
काम भी करूँगा। बोलने से उन्होंने कहा देख लो, लेकिन मैं तुमको आगे पढ़ा नहीं पाऊँगा, तुम मत पढ़ो करके उन्होंने कहा। तो मैंने बारिश के दिनों में खेत में छुट्टी के दिन में धान की निंदाई करने जाता था मेरे मम्मी के साथ, और मैं सबसे बड़ा मैं था, मेरे 5 बहन भी थे छोटे छोटे। तो इस स्थिति में पढ़ाते हुए पढ़ाई भी किया और कुछ काम भी करते हुए जब मैं 10वीं पास किया तो उस समय में और बड़ा मुसीबत हुआ कि अब तुमको घर संभालना है, पढ़ाई के चक्कर में मत पढ़ बोले। फिर मैं सोचा नहीं, अभी मैं और 2 साल पढ़ लूँ, फिर उसके बाद कुछ सोचूं करके। और गर्मी के दिनों में मैं गर्मी भर 2 माह छुट्टी में मजदूरी करने जाता था दंतेवाड़ा में। वहाँ पर हम लोग को एक दिन का मजदूरी 50 रुपया मिलता था। वो 50 रुपया को मैं इकट्ठा कर करके जब स्कूल का टाइम होते तक पैसा को इकट्ठा करता था, और उस पैसा से मेरे को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रहा था। गांव से 8-10 किलोमीटर स्कूल था सर, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो मैंने 2 माह काम करके उस पैसे से कुछ पैसे का मेरे दादाजी सेकंड हैंड साइकिल खरीद दिए। तो उस साइकिल से मैंने हाई स्कूल का पढ़ाई किया, और उसके बाद जिस वर्ष मैं 12वीं पास किया उसी वर्ष मेरे पिताजी का डेथ हो गया। डेथ होने से अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो हमारे यहाँ दादी माँ बोली कि बाबू अब तुम शादी कर लो। शादी करूँगा भी तो मेरे को कौन लड़की देंगे इतना गरीब को, मैंने कहा। तब उन्होंने कहा मेरे भाई लोग के, मेरे रिश्तेदार के लोग हैं, उनमें से मैं लड़की मांगूंगी, उन लोग दे देंगे करके। जब वो मांगने गई तो हमारी गरीबी को देख करके मेरे ससुर जी बोले कि इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इनको शादी करके दे दूंगा। तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया ससुराल में। ससुराल में थोड़ा सा उन लोग का पारिवारिक स्थिति ठीक था, उन लोगों ने मेरा हेल्प किया और मेरे को शादी करके दे दिए। शादी के बाद जब मैं घर गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1-2 एकड़ के ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। 2014 में मेरा शादी हुआ। 2017 में बिहान करके योजना हम लोग के गांव तक पहुंचे, दीदी लोग, उन लोग प्रशिक्षण दे रहे थे। तो उन्होंने मेरे मिसेज को समझाया, तो भली भांति समझ करके वो जाके मेरे को बताए। तो मैं भी उनका सहयोग किया, ठीक है कुछ नहीं तो हम लोग को भी 10 रुपये बचत करना चाहिए साप्ताहिक। तो हम लोगों ने 10 रुपया कहाँ से मिलाएंगे करके सोचा। तो मैं ससुराल में जब था तो ससुराल में एक गाड़ी थी कमांडर, मैं वो गाड़ी में चलते चलते गाड़ी भी चलाना सीख लिया था। तो मिसेज ने मेरे को सलाह दिया कि तुम जाओ गाड़ी चला लो शहर में। तो मैं गांव के सिटी गिदम में जा कर के गाड़ी चलाता था। वहाँ पर मेरे को महीने का 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन कुछ पैसा किराया में चला जाता था, कुछ ही पैसा बचता था, उससे हम लोग अपना परिवार चलाते थे। ले दे करके हम लोग बचा भी नहीं पाते थे वो पैसा को, सिर्फ हमको जीने के लिए ही होता था। और जब मैं मिसेज के साथ कहीं मीटिंग में इनके सहयोग में जाता था तो सर लोगों से मुलाकात होती थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप भी कुछ काम कर लो। तो मेरे को
प्रशिक्षण दिलाए कि बुक कीपर का, समूह में जो बुक कीपिंग होती है उसका प्रशिक्षण दिलाए। तो मैं उसको प्रशिक्षण लेकर के समूह में, इनके समूह में और 2-4 समूह आस पड़ोस में मैं बुक कीपिंग का काम करता था और गाड़ी भी चलाता था समय पर। तो उससे चलते चलते कुछ ही दिनों में फिर सीआरपी के काम के लिए मेरे को प्रशिक्षण के लिए भेजे। वो प्रशिक्षण भी मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद सीआरपी के काम में किया 2 साल। 2 साल के बाद जब फिर से मेरे को प्रशिक्षण के लिए भेजे रायपुर में पीआरपी के पद पे काम करने के लिए, और मैंने पीआरपी के प्रशिक्षण कर जाकर के मैं पीआरपी के पद में काम करता हूँ। और अभी हम लोग बहुत खुश हैं कि एक गरीब परिवार से निकल करके वही गरीब परिवार के लिए काम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इसके लिए एनआरएलएम के कर्मचारियों और अन्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे गरीब को आज यहाँ तक स्टेज में ला करके एक मौका प्रदान किया। बहुत ही इसी कड़ी में एक आप सभी लोगों के लिए सूचना है कि यदि किसी हमारे पैनलिस्ट से आपके प्रश्न होंगे तो आप अपने प्रश्न नोट करके रखेंगे और हमारे वॉलंटियर्स आपके टेबल से प्रश्न कलेक्ट कर लेंगे। प्रत्येक टेबल पे 4 रंग के स्लिप्स पड़े हुए हैं। उस पे अगर मैं उसको बाइफर्केशन करूं, यहाँ चूंकि 4 तरीके के लोग हैं, उधर से युवा हैं, उसके बाद हमारे दीदी समुदाय से हैं, फिर परिवार है और बीच में समुदाय है। तो आप जनप्रतिनिधि से अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो लाल वाले कार्ड को उठा देंगे। अगर आपको समुदाय से प्रश्न पूछना है तो पीले वाले कार्ड को उठा देंगे ताकि आपके प्रश्न का उत्तर संबंधित पैनल से मिले। परिवार से पूछना चाहेंगे तो आप नीले रंग के कार्ड को उठा लेंगे और युवा से पूछना है तो इस कार्ड को उठाएंगे। जो और एक और सूचना देनी थी, मुख्य समीक्षक के रूप में इस कार्यक्रम के हमारे बीच में सुश्री पद्मनी भोई साहू मैडम, राज्य मिशन संचालक छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे बीच में हैं। आप 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और बहुत ही कुशल प्रशासनिक सेवा में माहिर रही हैं। महोदया अपने बैच में टॉपर रही हैं प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में। निर्वाचन आयोग में आपने प्रशंसनीय कार्य किए हैं। लोक प्रशासन में सराहनीय कार्य हेतु आपको 2020 में सम्मानित किया गया है। और दूसरे समीक्षक के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर मंजीत कौर बल जी हैं, जो एक कुशल समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके प्रयासों से नीतियों में कई बुनियादी बदलाव किए गए हैं। आप SIRD में प्रशिक्षक रही हैं और प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप में PMRDFs की मेंटर रही हैं। आपने कई राज्य और केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं जो हैं, मुख्यतः मैं अगर नाम लूं तो BRGF, IAP, उन स्कीम्स को भी सुचारू रूप से संचालित किया है। वॉलेंटियरी, अगर आपके यहाँ किसी को रायपुर में आपके घर सांप निकल जाता है तो उन कार्यों में लगी हुई हैं। नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में महिलाओं के द्वारा सड़क सफाई का कार्य जो हो रहा है उसमें भी महिलाओं को समय से मानदेय नहीं मिलता है, तो इंगित करती रहती हैं मुझे कि SRLM को बताओ कि, तो इस तरीके से ढेर सारे सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं आप भी। और आप सभी लोग भी अपने प्रश्न दे सकते हैं। मैं अमजद जी को नेक्स्ट राउंड के धन्यवाद। जैसे अभी हमने युवाओं को, परिवारों को, प्रतिनिधियों को, सबको सुना। जहाँ कहीं एक लड़की होने के नाते या परिवार में लड़कियों की संख्या ज़्यादा होने के नाते या एक लड़के की अभिलाषा की वजह से
परिवारों में लगातार लड़कियों की संख्या का बढ़ जाना और फिर उनका अपना संघर्ष पढ़ाई को लेकर या फिर मजदूरी करना, शिक्षित होना, प्रशिक्षण लेना, एक प्रोग्राम में जुड़ना, लोगों का आपके ऊपर विश्वास नहीं होना लेकिन आपका अपने ऊपर विश्वास होना और फिर प्रशिक्षण लेकर अपने लिए कोई छोटा सा उद्योग कार्य शुरू करना, 300 कुछ रुपए से 16,000 तक की यात्रा करना, या कहीं बहू बनकर आना और गांव की स्थिति को देखकर वहां का प्रतिनिधि बनना, या कहीं पति और साथ मिलकर बंटवारे के बाद उपजी समस्या से साथ मिलकर लड़ना और फिर बिहान से जुड़कर धीरे धीरे उनके संकुल के ग्राम संगठन में संकुल में आना और अपना सुधार के साथ साथ अपने पति को भी, उनकी बुरी आदतों को भी ठीक करना, या फिर एक युवा के तौर पर गांव में जो सामाजिक रूप से लंबे समय से चली आ रही कोई कुरीति है, किसी का वर्चस्व है, उसको दूर करने के लिए आगे बढ़ना, या फिर अपने माँ बाप के संघर्षों को याद करते हुए अपने आप को शिक्षित करना, या फिर जैसे हमारे साथी ने बताया कि एक अभाव का जीवन जीते हुए अपने सपनों को पूरा करना। इन सब अतीत में दुख तो है, लेकिन दुख के साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी है, वो है सफलता। आप जहाँ बैठे सारे लोगों ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर संघर्ष किया है लेकिन सफलता भी हासिल की है, और वो सफलता ही है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुझे लगता है कि दुखों को याद करके रोने से बेहतर है कि अपनी सफलताओं का जश्न मनाया जाए। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि उन सफलताओं के लिए एक ज़ोरदार ताली से हमारे बैठे हुए समस्त साथियों का उत्साहवर्धन करें। अब वो जो बीत गया और आपने जो सफलता हासिल की, इसने आपको और मजबूत बनाया है, आपको बेहतर बनाया है, आपको ज्ञान दिया है, आपको अनुभव दिया है। इस मजबूती के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस अनुभव के साथ और अपेक्षाएं जो पूरी हुई हैं उसके उत्साह के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में, जो समय आने वाला है, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। दूसरा अनुरोध ये भी है कि इसके बाद की चर्चा के हमारे दूसरे साथी यहाँ हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हुए हम लोग संक्षिप्त में अपनी बात रखें। और जो हमारे सपने हैं, एक लड़की होने के नाते हमारा क्या सपना है, एक युवा होने के नाते हमारा क्या सपना है, एक परिवार के नाते क्या सपना है, एक प्रतिनिधि के नाते क्या सपना है, तो हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे वो सपने आपसे। और इन सपनों को आप किसी बंधन में मत बांधिएगा, किसी कठिनाई चुनौती में भी मत बांधें। बस ये मान के चलें कि अगर मैं आपको एक ऐसा सितारा दे दूं जो आपके सारी बंधनों को, रुकावटों को दूर कर दे, तो फिर आप कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये याद रखने के लिए कि बंधन भूल के सपना बताना है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शुरू करें और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। जैसे कि सर ने कहा कि सपना, मैं अपने आप को आगे क्या कहाँ देखना चाहती हूँ और मेरा सपना क्या है, तो मेरी तो ख्वाहिश है मैं कलेक्टर बनूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं कलेक्टर बनूँ, जो कि मेरी मम्मी की भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कलेक्टर बने और सुकमा जिले का नाम रोशन करूँ। और मेरी जैसी जो युवाएं हैं, लड़कियां चाहे लड़के, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन बनूं कि मैंने जो किया, मैं एक छोटे से गांव से उठ के मेरे जो सपने हैं, मैं कलेक्टर बनना चाहती हूं, अगर वो चीज़ मैं हासिल कर लेती हूं फ्यूचर में, तो आप भी वो कर सकती हैं। और मेरी मम्मी का जो सपना है कि मैं कलेक्टर बन के एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा लोगों की सेवा करने के लिए। अभी मैं फ़िलहाल TLFHR के पद पे हूँ, जो कि मैं महिलाओं के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए चीज़ें कर रही हूँ, और फ्यूचर में मैं कलेक्टर पोस्ट पर बैठकर वो चीज़ें और अच्छे से अपने ज़िले में नियंत्रित करना चाहती हूँ। और अपने मम्मी का जो भी त्याग था मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में,
उन्होंने जो भी सपना देखा मेरे लिए, अभी भी उनकी ख्वाहिश है कि बेटा तू कलेक्टर बन जा, बेटा तू कलेक्टर बन जा। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सपने को हासिल कर सकूं, बस। धन्यवाद कामरून जी, आपने अपना सपना बताया। मैं दिनेश मंडावी, जैसे आप जान रहे हैं, तो मेरा सपना जो है, तो शुरू से मेरा सपना के अनुसार ही मैंने अपना पढ़ाई किया था, कृषि में ही। तो मैं एक चाहूँगा कि मैं अपना एक उन्नत कृषि केंद्र अच्छे से खोल सकूं, जिसमें अच्छे तकनीक हो और अच्छे तकनीक का मैं उपयोग करके खेती कर सकूं। और उसके साथ साथ उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको मैं, उसके बाद जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है जिसके अनुसार मैंने अपना किया था तो रुड़ तकनीकी करके, तो उसका कुछ अच्छे से उपयोग कर सकूं। धन्यवाद। एक जो छोटी बात और बताइए, जी। जैसे आपका एक पढ़ाई करके एक अधिकारी बनकर समाज की सेवा का सपना है। यस। आपका सपना है कि मैं इस तरह से जो कार्य है, कार्यक्रम है, उनके उनसे युवाओं को जोड़। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ के युवाओं का, अगर सारे युवाओं की बात करें तो आप सारे युवाओं को कैसा देखना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ें और हैं जो आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के जीवन में हो? सबसे बड़ी तो है शिक्षा, जो कि मैं देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है अपने गांव में कि जो कि आदिवासी शिक्षा है, स्वास्थ्य है उनका, जो कि बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही आगे अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे और वो उनको रोज़गार मिले, चाहे वो स्पोर्ट के ज़रिए हो, जो भी उनके स्किल्स हो। जैसे कि अभी चल भी रहा है आपके गांव में सिलाई मशीन, जो महिलाओं के लिए चल रही है, युवाओं के लिए चल रही है, जो भी उनके स्किल्स हो उनको उन पर ध्यान दिया जाए, उसके ज़रिए वो अपनी आजीविका को चला सके और आगे जाके मतलब सारे गांव में, मेरा गांव ऐसा बने, स्वास्थ्य अच्छा रहे सबका, स्वच्छता रहे हमारे गांव में, और सारे बच्चे जो शिक्षा से अभी दूर हैं उनको शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो आप युवाओं के बारे में ये कह रही हैं कि युवाओं को उनकी शिक्षा मिले, युवाओं को यस, विशेषकर कुछ युवा जो खेल के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो हो, और उनको प्रशिक्षण मिले, उनके स्किल्स डेवलप किए जाएं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयरनेस हो, कैंप लगे जहाँ पे उनको ये बताया जाए, मतलब कि उनका रेगुलर मंथली चेकअप हो कि आजकल क्या दिखा जा रहा है कि गांव में जो महिलाएं हैं ज़्यादा की कुपोषित हैं, एनीमिया की पेशेंट्स हैं, तो उनको कैसे हम ठीक करें। जैसे कि अभी हमारा मिलेट्स मिशन स्टार्ट हुआ है कि आंगनबाड़ी में भी हम रागी की लड्डू, जो मोटे अनाज है जो कि हमारे एनीमिया जैसी बीमारी, कुपोषण जैसी बीमारी को दूर करते हैं, वो प्रोवाइड किया जाए और स्कूल में भी वो चीज़ें लागू हो, ताकि उनका जो रेगुलर चेकअप हो तो उनका जो स्वास्थ्य है तो वो अच्छी होती है, बेहतर हो जाए। तो मैं परिवार के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप आने वाले समय परिवार को कैसे आप परिवार को कैसा देखना चाहते हैं? मैं अपने परिवार को, अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं सर, बड़े नहीं हुए हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरे एक सासू माँ है, वो 60-65 साल की है लगभग, और मैं रहती हूँ। तो मेरे परिवार को मेरे को अच्छा से देखना ये है कि अभी बच्चों का 4 बच्चे हैं तो चारों का पढ़ाई अच्छी तरह से करवाना और उन लोग को जॉब करवाना। उसके बाद में प्लस ये है कि जब तक बच्चे का जॉब ना लगे तब तक मैं जैसा ग्राम समूह में सचिव हूँ, ग्राम संगठन की सचिव हूँ, प्लस CLF की अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक की भी अध्यक्ष हूँ, और एक गारमेंट फैक्ट्री डेनिक्स है वहाँ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। तो मेरा ख्वाहिश ये है कि बच्चे लोग को जब तक पढ़ाई पूरा ना हो जाए और जब ना लगे तब तक मैं सारे दीदी लोग से मिल करके काम करती ही रहूँगी, और जैसा मैं काम करती हूँ वैसी सारे दीदी को भी वही सलाह देना चाहती हूँ और घर से निकल के वही काम करवाना चाहती हूँ। तो बच्चों की पढ़ाई पूरी करनी है, काम पूरा करना है, जब तक कि
आपने बच्चों के जैसा सोच रखा है वो पूरा नहीं हो जाता, आपको लगे रहना है, काम करते रहना है और सारी दीदियों को भी इस तरह के काम में जी सर, मैं CLF की अध्यक्ष हूँ। तो जब मैं अध्यक्ष नहीं बनी थी तब मैं खाली अपने ग्राम संगठन और समूह का कार्य करती थी। समूह में हम लोग 10 दीदी रहते हैं, तो मैं काम करती हूँ तो मेरे साथ दीदी लोग भी काम करते हैं। फिनाइल का काम करते हैं हम लोग, एक्वेरियम भी बनाते हैं और रंगीन मछली का पालन करते हैं। तो अब आप जैसे युवाओं ने कहा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर करना चाहते हैं, युवाओं को खेल में ऊंचा देखना चाहते हैं, युवाओं में विशेषकर लड़कियों के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये एनीमिक लड़कियां हैं गांव में और ये हम नहीं देखना चाहते उसमें कैसा कुछ हो, सब स्वस्थ हों, शिक्षित हों, उनको प्रशिक्षण मिले, उनके सपने पूरे हों। परिवार में जैसे अपने बच्चों को पढ़ाकर और बेहतर करने की इसका सपना देख रहे हैं, ग्राम पंचायत को आप कैसा देखना चाहते हैं या कोई भी समय सीमा में और इसमें कैसा देखना चाहते हैं? मैं मेरे ग्राम पंचायत रिसामा को भविष्य में ऐसा देखना चाहती हूँ कि प्रत्येक घर का बच्चा स्कूल जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करे और इसमें माता पिता खासा इंटरेस्ट लें। दूसरा, जो स्वच्छता का कार्य हम लोगों ने शुरू किया है वो कंटिन्यू आगे जारी रहे, उसका स्थायित्व बना रहे। और जैसा राज्य सरकार से जो पुरस्कार मिला है, मेरा सपना है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी जैसा आप मुझसे बात कर रहे हैं वो मुझे आमंत्रण दें और मुझे साक्षात्कार करें। और सामने मैं चाहूँगी कि पूरी पार्लियामेंट रहे और मोदी जी सामने बैठे रहें। सेकंड ये है कि स्वच्छता में तो हम काम कर ही रहे हैं, बच्चों के जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे है, जैसा कि दीदी जी बता रही थी, लड़कियों पर हम विशेष ध्यान दिए हैं। अभी तक जो माहवारी प्रबंधन है, जैसा कि गंदा कपड़ा जो यूज करने से आजकल जैसे कि बच्चेदानी की जो कैंसर से महिलाएं ग्रस्त हो रही हैं, तो हम अभी से अपने गांव में कोशिश कर रहे हैं कि किशोरी बालिकाओं को उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, उनको सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने और उनका उचित निपटान कैसे करना है इस पे उनको जागरूकता प्रदान कर रहे हैं। सेकेंड, जैसे गर्भवती महिलाएं जो एनीमिक हो रही हैं तो उनके खान पान पे भी मितानिन दीदियों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है ताकि उनको अच्छा पोषक से भरा भोजन मिले। और आंगनबाड़ियों में भी मॉनिटरिंग किया जाता है कि जो बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए उनको भी भरपूर पोषक से भरपूर खान पान मिले। शिक्षा में मैं आप लोगों से जो समक्ष बैठे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगी, अगर आप लोग इसे मेरी हेल्प कर पाएँ। मेरे स्कूल में दो प्राथमिक स्कूल हैं, एक मिडिल स्कूल है। एक प्राथमिक स्कूल में टीचर्स की संख्या कम है। मैंने कलेक्टर सर और SDM सर से बात करी थी इस विषय में, तो उनका कहना है कि दर्ज संख्या के अनुसार वो शिक्षक देते हैं, 35 पे एक शिक्षक का प्रावधान है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षकों को ऐसे अगर हर चीज़ को हम नियम में जाकर करें तो बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों के लिए कुछ नियम तोड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो शिक्षा है अगर वो मजबूत रहेगी तभी बच्चा आगे जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। ये एक चीज़ है, मुझे मेरे गांव में टीचर्स की आवश्यकता है जो अभी तक मुझे नहीं मिली। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में वो कमी जो है पूरी हो जाए। और मेरा ये एक भी सपना है कि मेरे गांव के लोगों को ATM की जो सुविधा है वो मिली। वहाँ ATM नहीं है और आसपास के गांव में भी नहीं है, उनको बहुत दूर जाना होता है। जब कोविड का समय आया था, बैंक में पैसे निकालने के लिए इतनी भीड़ रहती थी, तो हम लोग बहुत कोशिश करते थे उनको एक डिस्टेंस में खड़ा करने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। उस टाइम पे मुझे लगा कि अगर बैंक के साथ, चूँकि गाँव में बैंक तो है, उसके साथ अगर ATM हो जाता तो जो भीड़ थी वो कम हो जाती। खैर कोविड टाइम में भी मेरे गांव में जो मृत्यु दर है वो ना के बराबर रहा है। मैंने ऐसा गांव वालों की गाली सुनकर ऐसे नियम बनाए थे कि किसी को बाहर आना जाना नहीं है। इवन छत्तीसगढ़ जो मेन पर्व है तीजा,
उसमें दीदियों को अगर मायके जाने से रोका जाए तो वो चंडी माता का रूप धर लेती हैं, है ना। उस टाइम पे मैंने मुनादी करा रखा था कि किसी को गांव से बाहर पैर नहीं रखना है, आप यहीं रखिए, यहीं तीजा मनाइए, जो भी व्यवस्था है हम ग्राम पंचायत करेंगे। तो कुछ लोगों ने तो समझा और माना, और कुछ लोगों ने फ़ोन कर करके गालियाँ दी। अभी उनको दोबारा हम बोलते हैं कि कितनी गालियाँ दी हो, तो बोलते हैं कि उस टाइम पे हम गलती कर रहे थे मैडम, आपने जो फैसला लिया था वो सही था। क्योंकि आसपास के गांव में जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हो रही थी कोविड में, मेरे गांव में वो नहीं हुई थी। देखा जाए 1 या सिर्फ 2 मौत ही हुई है, वो भी उनकी जो नादानी कहा जाना चाहिए, जो बात नहीं माने थे कि हमने कहा था कि आप हॉस्पिटल ले जाइए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हुई थी। बाकी सभी चीज़ों में मैंने 100% वर्क किया है कि मेरा गांव बहुत अच्छा और नियम से और हर चीज़ में अच्छा रहे। तो मैं ये चाहती हूँ सर, मेरे काम को देश देखे, थोड़ा सा अप्रिशिएट तो मुझे मिले। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, आधा मिल गया है, आधा मैडम के हाथों मिलना है, मेरा ये सपना है। थैंक यू। तो राष्ट्रपति पुरस्कार की कामना है और सिर्फ पुरस्कार भी काम से अपने गांव में लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए, स्कूल के लिए बेहतर व्यवस्था करने की आपकी सोच है और आप चाहते हैं कि ये काम इतना बेहतर हो कि पूरे देश में जाना है। ये जो महिला संगठन संकुल से आप जुड़े, जी सर, तो आपका क्या सपना है महिलाओं का? सर मेरा ये सपना है कि मेरा क्लस्टर 3 मंजिल का हो और मेरे क्लस्टर के अंतर्गत जितने भी दीदी आती हैं वो मेरे CLF में खुद अपने स्कूटी लेकर क्लस्टर में मीटिंग आए। ये मेरा सपना है सर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे CLF के अंतर्गत जितने भी दीदी आते हैं वो खुद, मैं कोशिश करूँगी सभी दीदी मेरे जैसे सामने आए। और मैं जिला नहीं जानती थी, जनपद नहीं जानती थी, वैसे ही मेरे साथ आगे आए और वो भी जिला जाने, जनपद जाने। क्योंकि क्लस्टर में पदाधिकारी का समय 2 साल का रहता है सर, तो सब दीदी को सीखने का मौका मिले और सब दीदी यहाँ आए। और मैं खुद किस्मत हूँ कि बिहार में जुड़ी हूँ, तो जिला जनपद चले गई। और सुधीर सर और तुलेश दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि मैं बिहार से अब ट्रिप संस्था के लोगों के साथ यहाँ राज्य तक आ गई सर। तो आप चाहती हैं कि आपके संकुल से जुड़ी हुई 3000 कुछ महिलाएं? जी सर। और दीदियों को मेरा सपना है सर, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, खुद आत्मनिर्भर बने, बैंक में भी आश्रित न रहे और मेरे CLF में बैंक भी चलाना शुरू करें। ये मेरा सपना है सर। तो ये आश्रित ना रहें, अपने पैरों पे खड़ी हो, आपका अपना बैंक हो जाए CLF अभी एक माला है? नहीं सर, अभी तो पंचायत है, पुराना पंचायत सर, वो भी जर्जर हुआ है। तो मेरा सपना है कि खुद का एक क्लस्टर भवन भी हो और 2 मंजिल 3 मंजिल का हो सर। जी और सब स्कूटी से आपके CLF में आए। जैसे कि अभी दीदी ने, सरपंच महोदया ने अपने सरपंच, पूरे समाज के सरपंच, पूरे पंचायत के बारे में समझाया। आप भी सरपंच हैं, आप भी पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए क्या सपना है? सभी जनप्रतिनिधियों का एक सपना रहता है कि हम गांव में बेहतर से बेहतर काम करें। जैसे दीदी ने बताया कि हम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हों, तो काम इतना अच्छा करें कि सब कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारा सम्मानित हो, हम मंच पर बैठें और बाकी जो हो जैसे अभी बैठे ऐसे हो। जो दीदी के जो सपना है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताए। सभी जनप्रतिनिधि का सपना यही रहता है कि हमारे जो ग्राम के लोग हैं, शासन की योजनाओं को हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं और काम बेहतर करें और आसपास के जो पंचायत हो उससे हम बेस्ट करने का प्रयास करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और मैं चाहता हूं कि देखो, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव भी 75% कृषक ही है, तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने का हम भी प्रयास करें। हमारे गांव में सप्ताह में 1 दिन सचिवालय होती है, उसमें जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं वो प्रॉपर पहले तो नहीं आते थे, लेकिन जब से हम आए हैं तब से उनको ये कहा गया कि भाई आप सप्ताह में 1 दिन कम से कम हमारे गांव के किसान भाइयों को आपकी जो योजना है बेहतर से बेहतर हम कैसे कृषि कर सकें वो आप बताइए।
तो कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा प्रयास हमने किए हैं। अभी आपके पहले एक ही फसल लिया जा रहा था, अभी हमारे गांव में 2-2 फसल लिए जा रहे हैं सभी किसान और अपने स्तर को सुधार रहे हैं। तिलहन दलहन की भी प्रयास कर रहे हैं। अभी शासन की तरफ से उड़द और अरहर की जो बीज है वो दिया गया है, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकें ये हम आर्यों से पूछ के काम कर रहे हैं। तो पंचायत को लेकर सपना है कि पंचायत में कृषि का विकास हो, लोगों के आर्थिक विकास हो, वहाँ पर सारी जो सरकार की सुविधाएं हैं वो पहुँचे और सुविधाएं इस स्तर की पहुँचे कि वहाँ ATM भी हो, वहाँ पर बच्चियों के लिए भी उनके सैनिटरी पैड्स वगैरह की वेंडिंग मशीनें लगी हों, स्कूल बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो युवाओं का सपना है और आपने महिला संगठनों का सपना भी देखना, अभी अब मैं थोड़ा परिवार से समझना चाहूँगा कि अगले 5 वर्षों में या आप किस तरह से अपने परिवार को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार ऐसे ही संयुक्त रहे, और संयुक्त परिवार रहने से क्या है, सहयोग मिलता है और हम आगे और उन्नति करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे माता पिता दोनों निरक्षर और दूसरे के घर में रह कर के हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और हम इस काबिल बने कि आज हमारे पास सब कुछ है। मतलब जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आज हमारे पास सब कुछ है। तो मैं चाहूँगा कि परिवार एकजुट रहे और शिक्षा को बिल्कुल भी ना छोड़ें, शिक्षा पूर्ण करें और शिक्षा के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव होता है। अगर हमको हमारे माता पिता ने नहीं पढ़ाया होता तो हम आज इस स्तर पर नहीं दिखते। तो मेरा कहना है कि शिक्षा को पूर्ण करें और अपना रोजगार जो भी है उसको आगे बढ़ाएं और अच्छा जीवन जी सकें, यही मेरा सपना है। परिवार में जो आपसी भाईचारा है, जो प्रेम है, जी, परिवार के रूप में बना रहे, हर परिवार शिक्षा पूरी करे, जो भी शिक्षा का लक्ष्य है जी, और हर परिवार के पास उनके जीवन यापन के लिए संसाधन उपलब्ध हों। जी, इस परिवार के सपने में आपको जोड़ना चाहते हैं? जी, खुशी और हर्ष की बात होती है सर कि जब मैं इस फैमिली में आई थी जो फैमिली स्थिति है बहुत ही सुधार और बहुत ही उच्च लेवल में है, जिससे हम आज गांव के लोगों का भी मदद करते हैं। और जैसे उनकी मदद की ज़रूरत होती है सर, वो खुद हमारे पास आते हैं, मैडम हमें ये समस्या है, आप हमारे लिए करेंगे क्या? बिल्कुल मैं बेहिचक होकर करती हूँ, उसमें मेरा परिवार पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें हमारे संयुक्त परिवार की एकता और व्यवहारता से ही सर आज हमारा परिवार एक दृढ़ता और एकता से आगे बढ़ा हुआ है और संपन्न है और सभी से गरीबी से भी मुक्त है। ऐसे ही मेरा सपना है कि हर एक परिवार गरीब से मुक्त हो, भूखमरी से मुक्त हो, क्योंकि एकता ही एक सबसे बड़ी ताकत होती है सर। आपके साथ जो दीदी बैठी हैं, तो आप लोगों ने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी बड़ी। तो संघर्ष कितना बड़ा था ये भूलकर जो बड़ी सफलता आप लोगों ने हासिल की है, अपनी सफलता को आधार बनाते हुए आने वाले समय में आप अपने परिवार को कैसा देखना चाहते हैं? आने वाले समय में मेरे परिवार को 3 बच्चे हैं, 2 गुड्डू 1 गुड़िया, ये सबसे छोटी वाली है। इसको तो सबसे अच्छा से बेटा लोग से भी अच्छा से पढ़ाई करवा के मैं कलेक्टर बनवाना चाहती हूँ बेटी को, और एक बेटा को कृषि वो करवाऊंगी और एक बेटा को बिजनेसमैन करवाऊंगी। और अभी उनके लिए हर महीना कम से कम 5-6 हज़ार रुपया बैंक में ले जाके जमा भी करती हूँ अभी तक से पढ़ाई कराने के लिए।
एक को कलेक्टर आपने सोचा है, दूसरे को कृषि जी और तीसरे को बिजनेस। जी तो थोड़ा सा ये तीनों को अलग अलग क्यों सोचा है? क्या मन में आया कि एक को ऐसा, दूसरे को कृषि में डालेंगे, तीसरे से बिजनेस? सर, हम तीनों परिस्थिति में गुजर चुके हैं और अभी बिजनेस बोलने से एक गल्ला धंधा भी मैं करती हूँ। मोहा के समय मोहा लेती हूँ, इमली लेती हूँ, धान लेती हूँ। वन विभाग से जुड़े हुए हैं, इमली टोरा मोहा देने के लिए गांव में खरीद के। फिर कृषि ऑफिस से जुड़े हुए हैं, धान बेचते हैं, उसका हम लोग को वो भी पैसा भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। हम उसको थोड़ी ना भूलेंगे सर, उसी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं भूलेंगे ना, करवाएंगे आगे तक। और मेरे पारा में मैं जैसे गरीब स्थिति में थी वैसे बहुत लोग हैं, उन लोग को यहाँ तक फिर मेरे जैसे आए और मेरे जैसे लखपति दीदी बन जाए। अभी मेरे यहाँ ट्रैक्टर भी है, बोरवेल भी है, पहले कुछ नहीं था सर। वैसे मेरे जैसे सब बने, उनके लिए मैं बहुत वो करती हूँ। तो आपका कहना है कि जिस तरह से आज भी मेरे जीवन में कृषि का महत्व है, जी, जैसे आज भी मैं धंधा बिजनेस कर रही हूँ, जी, जैसे मैं समुदाय की सेवा कर रही हूँ, जी, मेरे परिवार के ये बच्चे तीनों अलग अलग तरीके से अपने समाज की सेवा करें। जी, दीदी हम लोग हमारे गांव में हैं, उनको भी लखपति बनने की जी, मैं कोशिश करूँगी। जी, कोशिश करूँगी, पक्का करूँगी सर। जी। तो ये सपने जो जितने सपने शिक्षा के हैं, सपने व्यवस्था के हैं, सपने सेवाओं के हैं, सपने कृषि के हैं, सपने एक पढ़ाई कर समाज की वापस सेवा करने के हैं, या फिर आप कह रहे हो कि परिवारों के जुड़े रहने का, एक साथ मिले रहने का सपना है। सपना है कि मैं अपने गांव को कैसे पूरे देश के पटल पे ले जाऊं, अपने गांव को पंचायत। सपना है कि मैं कैसे अपने जैसे दूसरी दीदियों को लखपति बनाऊं। सपना है कि कैसे मैं बिहार से एक दीदी को जोड़ूं। जी। सपना है कि कैसे मैं उन्हें इस लायक बनाऊं कि हमारे गांव के रास्ते ही ठीक ना हो, उन रास्तों पर स्कूटी चलाती हुई दीदियां दिखाई दे। सपना है कि कैसे मेरा जो आज ऑफिस है छोटा सा महिलाओं का, तो कल 3 माले का मंजिला दिखाई दे। सपना है कि मेरी पंचायत में ATM मशीन दिखाई दे, वो इतना अत्याधुनिक हो कि लड़कियां पढ़ने जाएं और अपने जीवन स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं भी वहां उनको मिलें। सर, बिहान में जुड़ने के बाद तो एक घर से दूसरे घर भी नहीं जाते थे। अब एक सप्ताह में बैठक होता है, एक दीदी के घर में जाएंगे, दूसरे सप्ताह में दूसरे दीदी के घर में जाएंगे। उनका आंगन कैसा है, कितने परिवार हैं, क्या करते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं सर। और जैसे बुजुर्ग महिला हैं, अनपढ़ हैं, उन लोग तो प्रार्थना नहीं करते थे। अभी हम लोग समूह में जुड़ने के बाद सब साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक लेन देन, नियमित साप्ताहिक ऋण वापसी और नियमित हिसाब किताब लिखा पढ़ी। जी यहाँ तक आप पहुँचे। जी। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपके सपनों को कोई हानि न पहुँचे। जी। और चूंकि सपने हैं तो इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। जी। और इन सपनों को पूरा करने जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी। जी। आप कह रही हैं आप घर से नहीं निकलती थी। जी। बिहार के आने से घर से बाहर कदम रखा। जी। और अब अपने ही घर नहीं दूसरों के घर भी जाते हैं। जी। दूसरे भी हमारे साथ आते हैं। जी। रुकते हैं और सपना यहाँ तक पहुँचा है कि अब हम पैदल भी नहीं चाहते, हम तो स्कूटी से चलना चाहते हैं। जी। ताकि हम दूर पहुँच सकें। जी। तो इन सारे सपनों को जो आप लोगों ने बताया है, मैं चाहता हूँ कि आप इन सपनों को कैसे पूरा करेंगे, क्या रणनीति, 1-2 चुनौती बताइए कि क्या चुनौती आएगी और आपने क्या सोच रखा है उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। हमें समय दिया गया है 10 मिनट का सभी लोगों के लिए। जी। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप चुनौती भी बताएं और साथ में उस चुनौती से लड़ने का तरीका भी बता दें। जल्दी कर देंगे तो आसानी। आप करना चाहती है कलम और आप चाहती हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाने का देखना चाहिए। आप चाहती हैं गांव की हर लड़की पढ़े, लड़की लड़का में भेदभाव ना हो जैसे आपके जीवन में हुआ।
और सारे बच्चे अपने माँ का सपना पूरा करें, वापस अपने समाज को, गांव को अपने पद के माध्यम से सेवाएं दें। तो आप जब ये सपना पूरा करने जाएंगी तो आपको एक दो चुनौती क्या दिखाई देती है? एक दो चुनौती बताइए, क्या दिखती है? जैसे कि हाँ, अभी भी जो कि मेरी आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी भी मैं, तो वो एक बैरियर बन सकता है मेरे लिए। एक चुनौती है आपकी जो जरूरत पड़ेगी, की जो पैसे की जरूरत पड़ेगी पढ़ाई के लिए, वो एक चुनौती के रूप में है। और क्या चुनौती देखती हैं आप? एक समाज जो अभी भी ऐसा वो बैरियर है मेरे लिए कि हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब स्टॉप कर दो। यानी उस समाज में आपका परिवार यस, वो चुनौती आएंगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपने बहुत पढ़ लिया, और जैसा कि सबने बोला है कि 10वीं पूरा करी, 12वीं पूरा करी, तो हुआ कि अब तो शादी हाँ कर दिया जाए और शादी कर दी जाए। बट ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या सोचा है, कैसे लड़ोगे? जो आर्थिक स्थिति है, जो मेरे सपने हैं, रुकावट बन सकती है मेरी, इनका मेरा पैसा बन सकता है। तो जैसा है कि मैं साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब करके उसको अपना जो सपना है कलेक्टर बनने का, वो मैं कर सकती हूँ पार्ट टाइम जॉब करके, ट्यूशन पढ़ाकर। जैसे कि मैंने खुद शिक्षा दी है स्कूल में, एज अ टीचर, एज अ कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया है, तो पार्ट टाइम कुछ जॉब मैं करके अपनी जो भी चुनौती आर्थिक स्थिति है वो पार्ट टाइम जॉब करके यस को से पूरा कर लेंगी, और जो समाज में आपको लग रहा है कि सामना करना होगा। हाँ, तो वो मेरी फैमिली है जो बहुत सपोर्टिव है। यहाँ तक मैं बैठी, यहाँ तक पहुँची हूँ, समाज ने बहुत दबाव डाले, बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत फेस हुआ। तो वो जो मेरी फैमिली मेरे पर बिलीव करती है कि नहीं बेटा तू पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, दुनिया जो चाहे बोले, वो हमको नहीं खिलाती। हम अगर आज बोलने के लिए सारा समाज खड़ा है, अगर आज मेरी बहन की शादी हो तो वो ही समाज कोई पैसा ना दे, कुछ ना लगाए, तो करना तो हमको खुद को है, समाज तो बस बोलेगा। तो खुद भाई ये ले लो, दूसरा कुछ तो दे दो। तो यहाँ आपके सामने भी लग रहा है कि आर्थिक चुनौती है, और अगर मुझे निवेश के लिए पैसे मिल जाएं, मुझे वो पैसे जो ज़रूरत है मुझे बिजनेस करने के लिए मिल जाए, तो फिर मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। कोई कोई और चुनौती ऐसी है जो आपको लग रही है सामने आएगी सपना पूरा करने में? वैसे वहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ बहुत सारे संसाधन अभी भी नहीं है। आवागमन के साधन, जो अधोसंरचना की स्थिति है उसमें सुधार, और साथ में बाजार उपलब्ध नहीं है,
तो वो एक चुनौती के रूप में आपके सामने आएगा। ठीक है दीदी, आपको क्या लगता है कि एक दो चुनौती ऐसी? एक कोई चुनौती बता दीजिए, कोई भी आपको सपना पूरा करने में क्या एक दो चुनौती समझ में आ रही है? देख के बोलेंगे। पढ़ाई पूरा करवाना है, बजरा करवाना है। और एक तो सेकंड बात ये है, मैं बिहार में जुड़ करके बहुत लोगों से जानकारी मिलाया और यहाँ तक भी पहुँची हूँ। और मैं जैसा ग्राम संगठन की मैं तो पंचायत के दीदियों को समझाती हूँ, CLF के अध्यक्ष हूँ, तो 13 पंचायत की दीदियों को जाकर के एक महीना में एक बार जाती हूँ हर पंचायत में, और उन लोगों को बैठक करवाने का और CIF राशि जो क्लस्टर से मिलता है उनको कैसे दीदी को देना है और कैसे वापस करवाना है, और दीदी लोग को कैसे घर से बाहर निकालना है और ग्राम संगठन में बुलाना है और CLF का बैठक में बुलवाना है। तो सब दीदी लोग को ना मैं जाकर के सिखाती हूँ। उसके बाद में प्लस एक है कि मैं तो पहले साइकिल भी नहीं चलाती थी, अभी मेरा ख्वाहिश एक पूरा हो गया स्कूटी चलाने का था, तो अभी मैं गाड़ी खरीदी हूँ। एक बाइक है और एक स्कूटी है। बाइक में मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूटी में मैं अपना काम में चले जाती हूँ। और सेकंड ये है कि जैसा दीदी लोग को कुछ भी परेशानी होता है तो मेरे को कॉल करके पूछते हैं, या फिर जैसा ग्राम संगठन का बैठक होता है वहाँ चले जाती हूँ, तो दीदी लोग मेरे को अपना परेशानी बताते हैं तो मैं उस परेशानी का हल करती हूँ। मेरे को ना दीदी लोग पहले नाम लेके बुलाते थे, अभी मेरे को जय बिहान दीदी बोलते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इतना खुशी की बात है कि बिहान में जुड़ करके NRLM में जुड़ी, उसके बाद में फिर मैं बहुत सारे अधिकारी लोग को भी जानना पहचानना लग गई, तो मुझे बहुत खुशी की बात है। और मैं अब DLF की अध्यक्ष बनना चाहती हूँ। अगले सत्र में मुझे सब चारों ब्लॉक के दीदी लोग DLF का को और अपने जिले के जितने भी अधिकारी लोग हैं और मेरे को जो सपोर्ट किए हैं और सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रपति पुरस्कार, गांव में ATM, लड़कियों के लिए व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, रोड, शिक्षा, पढ़ाई, जीविका पर आपने इतना सपना देखा है। आपको क्या लगता है क्या चुनौतियां आएंगी सामने? चुनौतियों में तो पहला ये है कि सभी ग्रामीण जन जो हैं, जैसा कि हम घर घर कचरा कलेक्शन का काम करवाते हैं, फिर उसका सफाई टैक्स भी लेते हैं, सभी लोग इसको मानते नहीं हैं। ये एक चुनौती है मेरे लिए, मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से, जैसा कि नगर निगम में फोर्सफुली उनको जो बाहर कचरा फेंकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ऐसा ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने स्तर पे तो पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं हैं। ये स्वच्छता के ऊपर है। सेकंड, जो मैं बोल रही थी कि टीचर्स की आवश्यकता है, तो दर्ज संख्या एक बाध्यता है मेरे लिए। मैं कहूँगी कि जब शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा सकता है तो दर्ज संख्या में क्यों नहीं। हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं वहाँ 5 बच्चों को भी एक टीचर प्रोवाइड है, गवर्नमेंट में क्यों प्रोवाइड नहीं है। अगर गवर्नमेंट की शिक्षा को अच्छी रखनी है तो वहाँ भी टीचर्स का उपस्थित होना जरूरी है। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास को अगर साथ में एक साथ बैठा के एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो कितना फोकस कर पाएगा स्टूडेंट के ऊपर। ये छोटे बच्चे तो बहुत कम समझते हैं। एक तरफ गांव वालों की जो जागरूकता का स्तर है वो चुनौती है, और दूसरी तरफ सरकार की जो वर्तमान नीति है जी, वो नीति आपको सपने के लिए चुनौती के तौर पर एक और बात है गांव में, जैसा कि दीदियों ने जैसे कि कहा कि समूह के माध्यम से जुड़ी हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं, तो दीदियों का आजीविका तो अभी फिलहाल गोधन न्याय योजना और जो रीपा आया है उससे बेहतर हुआ ही है। पुरुष वर्ग जो है पलायन कर जाता है, और ये चीज़ हमने कोविड के समय में देखा, तब मुझे भी जानकारी नहीं थी कि मेरे गाँव के इतने सारे बच्चे हैदराबाद में या गए हैं काम करने के
थे। जब वो कोविड के समय आए और हमने उनको क्वारंटाइन पे रखा था 14 दिनों के लिए, तब देखा कि उनकी उम्र बहुत कम थी और गांव में ही उनको साल भर काम मिले। तो ऐसा होना चाहिए, ये मेरे ही गांव में नहीं बाकी गांव में भी। मेरे गांव में तो फिलहाल बेहतर ही है क्योंकि साल भर उनको काम मिल जाता है कृषि कार्य से। और अभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसमें मैं अपने गांव के लोगों को ही काम देती हूँ और वो खुश हैं। अभी जो लोग बाहर काम करने जा रहे थे उनका बाहर पलायन रुक गया है, तो इससे मैं खुश हूँ अभी। बहुत सुंदर। तो ये इसके पंचायत की चुनौतियां हैं। परिवार में अगर कोई एक दो चुनौतियां बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर लगता है कि परिवार का जो सपना है वो पूरा करने में कुछ चुनौती आएगी, विशेषकर मैं उधर से पूछना चाहता हूं क्योंकि आपने तो संयुक्त परिवार और सबके लिए सोचा है। हमारे गांव तो एक अंदर गांव है छोटा सा, क्या बोलना चाहिए, गिदम दंतेवाड़ाम तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है सर, लेकिन पास में नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, ऑटो से भेजते हैं छोटे बच्चे लोग को। अगर स्कूल हो जाता या फिर नहीं होने से कुछ गाड़ी का व्यवस्था हो जाता तो हम बहुत खुश रहते सर। इस बात को हम समूह में भी रखते हैं, ग्राम संगठन में भी रखते हैं, क्लस्टर संगठन में भी रखते हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो हमने चुनौतियों की बात की, एक तो क्या है कि अगर हमें पैसे की जरूरत है और वो पैसे हमें कहीं से लाने हैं तो वो हमारे लिए एक चुनौती हो सकती है निवेश के तौर पर। आप कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता लानी है तो वो हमारे लिए चुनौती हो सकती है कि कैसे जागरूक करें। हमारी दीदियां जो हैं, अभी भी बहुत सारी दीदियां हैं जिन्होंने जागरूक नहीं है, चीजों को नहीं समझ रही हैं, तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ हमारे गांव को में अगर स्वच्छता लानी है, चीजें लानी है, तो वहां भी लोग समझ नहीं रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो रही है। हम उसको करना चाहते हैं और हम सरकार की कुछ नीतियों में भी बदलाव चाहते हैं ताकि शिक्षा बेहतर हो जाए। हम गांव में भी शिक्षा के स्तर को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं और उसकी पहुंच भी कम करना चाहते हैं ताकि वो दूर हैं थोड़ा हमारे पास आ जाए, तब हम अपने सपने को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे साथीगण हैं जिन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारे गांव की बात सुनी, गांव का सपना सुना और महसूस किया इनके